Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we. जब आप अपने हार को भी सेलिब्रेट करने लगे तो विपक्षी को लगेगा ये जीत है क्या। इस समय लोगों को भी यही लग रहा होगा कि विपक्ष तो नरेंद्र सरेंडर बता रहा है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी ने देश बेच दिया और सरकार नरेंद्र मोदी को सदन में बड़ा सा माला पहनाकर स्वागत कर रही है। मैं अपने ओपिनियन को रखूं उससे पहले आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। बात है 2 अप्रैल 2025 की, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लग रहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूं। ट्रंप ने पूरी दुनिया में सबके ऊपर टैरिफ लगाया। करीब 90 देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ धड़ाधड़ लादना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि दुनिया ने अमेरिका को बहुत लूटा है, अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहता हूं, और 90 देशों पर टैरिफ लगा दिया। हालांकि उस टैरिफ को यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने अभी कैंसिल कर दिया है। वो मामले को भी पूरी तरीके से समझेंगे। आगे हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये टैरिफ का भारत से क्या लेना देना है। उससे पहले हमें पूरी कहानी समझनी होगी। सबसे पहले जो टैरिफ लगा था वो यूएसए का नंबर 1 दुश्मन चीन को लगा था। चीन के साथ खूब टैरिफ खेला गया था। 2 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पे 34% टैरिफ लगा दिए। 4 अप्रैल को चीन ने भी 34% वापस लगा दिया। ट्रंप ने कहा चीन अपना टैरिफ नहीं हटाया तो वापस 50% लगा दूंगा। 9 अप्रैल को अमेरिका ने और 50% टैरिफ लगा दिए। चीन ने भी वापस 50% टैरिफ लगा दिए। ऐसे करते करते चीन पर 125% तक का टैरिफ पहुंच गया। भारत पर उस समय 26% था, जिसको ट्रंप ने बढ़ाकर 50% कर दिया और कहा कि यूएसए अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए यह सब कर रहा है, और उसको इसने रेसिप्रोकल टैरिफ नाम दिया। पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा दिया था इस इंसान ने। ऐसी मानसिकता को समझने के लिए हमें इस व्यक्ति की एक कहानी समझनी पड़ेगी। बात है 90s दशक की। ट्रंप की किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उन्हें अचानक नकदी कैश की जरूरत थी और वो इसके लिए जापान के अमीरों को लुभाने के लिए अपनी लग्जरी जहाज द ट्रंप प्रिंसेस को लेकर एशिया यात्रा पे आते हैं। ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि 1980s के दशक में जापान के मशहूर निवेशक रॉकफेलर सेंटर अमेरिकी ब्रांडों और संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टैरिफ को लेकर ट्रंप का नजरिया यहीं से बनना शुरू हुआ। उस समय से ट्रंप की कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी बाबरा रेस ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया कि जापान के प्रति मेरे मन में बहुत नाराजगी थी। रेस बताती हैं कि ट्रंप को जापानियों को लेकर ईर्ष्या की भावना थी। ट्रंप को लग रहा था कि अमेरिका अपने सहयोगी जापान से सैन्य सहायता के बदले कुछ खास नहीं ले पा रहा है। ट्रंप ने कहा कि मैं दूसरे देशों को अमेरिका का फायदा उठाते देख थक गया हूं। और यह बात है 1980s के दशक की। CNN के एक पत्रकार लैरी किंग के साथ इंटरव्यू में भी वो ये बात कहते हैं। Well, it was very easy. I was tired, and I think a lot of people are tired of watching other countries ripping off the United States. This is a great country. They laugh at us. Behind our backs, they laugh at us because of our own stupidity. 1987 में अपने ट्रंप द आर्ट ऑफ डील बिजनेस के प्रति अपनी सोच को प्रकाशित करने के बाद 6 ओपेरा शो के होस्ट ओपेरा विनफ्रे के साथ लाइव बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी विदेश व्यापार नीति को अलग तरीके से संभालेंगे, सहयोगी से सही कीमत वसूलेंगे। ये लाइन अब पूरी दुनिया में बोल रहे हैं। They come over here, they sell their cars, their VCRs, they knock the hell out of our companies. And hey, I have tremendous respect for the Japanese people. I mean, you can respect somebody that's beating the hell out of you, but they are beating the hell out of this country. Kuwait, they live like kings. The poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. अब आते हैं जो फरवरी के पहले हफ्ता में इंडिया यूएसए ट्रेड डील की खबर आती है। भारत के साथ एक बड़ी डील हो जाती है। कहा गया कि भारत अमेरिका से अगले 5 सालों में 500 बिलियन की वस्तुएं खरीदेगा। और राहुल गांधी इसी को कह रहे हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, नरेंद्र सरेंडर, किसानों को बहुत घाटा होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को खूब बधाइयां मिल रही हैं।
और हमें अपनी राय बनाने से पहले रक्षा, कृषि, टेक्सटाइल और डेयरी पे इन सेक्टरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझना होगा। पहले बात करेंगे टैरिफ आखिर होता क्या है। मानो भारत 100 रुपए का सामान अमेरिका या किसी देश को बेचने के लिए भेजता है। इस सामान पे अमेरिका ने 20% टैक्स लगा दिए तो सामान्य का मूल्य 120 रुपए हो जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वहाँ की जो लोकल वस्तुएं हैं वो सस्ती रहें और बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो ताकि लोग वहाँ पे लोकल को खरीदें। इसलिए वहाँ की सरकारें टैक्स लगाती हैं। अब आते हैं कृषि सेक्टर पे। भारत में 70 करोड़ लोग कृषि पर आधारित हैं और भारत के जीडीपी में लगभग 15% का योगदान कृषि का रहता है। वहीं अमेरिका में ये नंबर 2% है और उनकी आबादी भी हमसे कम है। क्षेत्रफल में वो हमसे 3 गुना ज्यादा है। उनके पास खेत ज्यादा है तो ज्यादा पैसा होगा, यानी अनाज भी उनके पास ज्यादा है और सरप्लस अनाज को बेचने के लिए उन्हें एक खरीदार की जरूरत है और भारत उन्हें बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है। इसलिए भारत ने अपने कृषि के प्रोडक्ट पे बहुत टैरिफ लगाया ताकि बाहर से कोई देश कृषि के सामान को यहाँ भेजे तो बहुत महंगे बिके और लोग अपने देश की चीजें खरीदें। भारत अपने किसानों को बचाने के लिए कृषि पे लगभग 0 से 150% तक का टैरिफ लगा के रखा है। पिछले साल अमेरिकी वाणिज्य सचिव लुटकिन ने भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना की और भारत को अपने कृषि बाजार खोलने के लिए अनुरोध भी किया। Because the oil is sanctioned, it's really cheap because the Russians are trying to find people to buy it, and so the Indians have just decided, the heck with it. That is just plain wrong. It's ridiculous. And they either need to decide which side they want to be on. आज हम बात करेंगे कि भारत अमेरिका को क्या क्या चीजें बेचता है। भारत जेनेरिक दवाइयां, आईटी सर्विसेज, चावल, झींगा और काली मिर्च भेजता है। वहीं अमेरिका से बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेव, दालें लेता है। अमेरिका भारत को गेहूं और कपास, मक्के निर्यात करना चाहता है। अगर भारत में इन चीजों के लिए मार्केट खुल जाते हैं तो किसानों की हालत बहुत खराब हो सकती है। हम बहुत ज्यादा गेहूं और चावल पैदा कर लेते हैं, इतना कि दूसरे देशों को भी बेच पा रहे हैं और हमें इसका श्रेय देना चाहिए MS स्वामीनाथन को। उनका बहुत बड़ा योगदान है। बात करें 60s के दशक की तो हमारे पास खाने तक के अनाज नहीं थे, देश में भुखमरी थी, अमेरिका से मदद मांगी गई थी। 1965 और 60 के दौरान अमेरिका ने PL 480 स्कीम के तहत भारत को गेहूं भी दिया था, लेकिन वो गेहूं अच्छी क्वालिटी का नहीं था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से अपील की हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखें ताकि अनाज की कमी न हो सके। और अभी बिहार के किसानों ने 2026 में इतना धान पैदा किया कि वहां की सरकार उसे खरीद तक नहीं पा रही है और जो व्यापारी उसे खरीद रहे हैं वो औने पौने दामों पर खरीद रहे हैं। अगर दूसरे देशों से धान, चावल आए तो हालात इतने खराब हो सकते हैं कि किसान इसे झेल नहीं पाएंगे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से साफ मना किया गया है कि टैरिफ में कोई कमी नहीं होगी। अब बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट पे। PIB की एक रिपोर्ट छपती है 2023 और 24 में भारत ने करीब 23.92 करोड़ टन दूध का प्रोडक्शन किया है। हम इस समय दुनिया में नंबर 1 पे हैं। जो बाहर से किसी भी डेयरी प्रोडक्ट आते हैं हमारे देश में बिकने के लिए तो हम उनमें खूब दबा के टैरिफ लगाते हैं। जैसे हमने पनीर पे 30%, मक्खन पे 40%, मिल्क पाउडर पे 60% तक के टैरिफ लादे हुए हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में अपने डेयरी के प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, लेकिन टैरिफ इतना ज्यादा होने से उनके सामान यहाँ पे महंगे हो जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट छपती है, अगर भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट को अनुमति देता है तो भारत में दूध के दाम कम से कम 15% गिर जाएंगे और किसानों को साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा लग सकता है। और भारत ने इसे रिलीजन सेंटिमेंट का भी हवाला देते हुए टैरिफ को कम करने से मना कर दिया। नॉनवेज मिल्क, जुलाई 2025 में BBC की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका डेयरी उद्योग में गायों के वजन को बढ़ाने के लिए ऐसे चारे का इस्तेमाल होता है जिसमें जानवरों का मांस या खून मिला होता है। इसी वजह से इसे ब्लड मिल भी कहा जाता है। सिएटल टाइम की एक लेख के मुताबिक गायों को ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें सुअर, मछली, चिकन, घोड़े, यहाँ तक कि बिल्लियों या कुत्तों का मांस मिला होता है। जानवरों को प्रोटीन के लिए सुअर और घोड़े के खून मिलाकर दिए जाते हैं। जानवरों की चर्बी दी जाती है। जानवरों को मारने के बाद उनके खून को जमा कर उन्हें सुखाकर एक तरीके का चारा बनाया जाता है। इसे ही ब्लड मिल कहा जाता है। अब बात करेंगे डिफेंस व्यापार पे इसके क्या फर्क पड़ेंगे। भारत को ट्रम्प F-35 फाइटर विमान बेचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने खुलकर प्रेशर बनाया था।
ट्रंप ने तो एक बार घोषणा भी कर दी थी कि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए तैयार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 से 24 भारत ने अपने सैनिक उपकरणों का लगभग 36% रूस से खरीदा है। वहीं 2006 से 10 के बीच ये नंबर 82% था। जो फाइटर जेट ट्रंप भारत को बेचना चाहते हैं वो F-35 है, 5वीं श्रेणी का विमान है। उसके एक यूनिट की कीमत 670 से 700 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं सेम कैटेगरी का विमान अगर भारत रूस से खरीदता है तो Su-57 जो लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास आते हैं। भारत अपने डिफेंस का लगभग 13% सामान अमेरिका से खरीदता आ रहा है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर भी भारत को चेता दिया, कहा अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका और टैरिफ लगाएगा। भारत सरकार इस समय खुलकर रूस के तेल खरीदने के मामले पे साफ मना भी नहीं कर पा रही है। अगर रूस से तेल खरीदना बंद हुआ और रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन से हाथ पीछे खींच लिया तो भारत को कहीं से मदद नहीं मिलेगी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और S-400 जो अहम भूमिका में थे वो भी रूस से ही आते हैं। अगर ट्रंप के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना भारत ने बंद किया तो सरकार की आलोचना तो होगी। इससे पहले हम अमेरिका के दबाव में पहले से ही ईरान से तेल लेना बंद कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को भी उठा ले गए और पूरी दुनिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वहां के तेल रिजर्व पे अमेरिका का पूरी तरीके से अधिकार हो गया है। वहीं अमेरिका ने क्यूबा और वेनेजुएला को बुरी तरीके से घुटनों पे ला दिया है। टैरिफ इतना लादे हैं कि वहां पे अभी भुखमरी हो चुकी है। अब बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इसका क्या असर होगा। विपक्ष ने तो आरोप लगाया कि ट्रेड डील से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। इस इंडस्ट्री में हमारा कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश। 9 फरवरी को अमेरिका के साथ बांग्लादेश की एक ट्रेड डील होती है जिसमें टेक्सटाइल पे बांग्लादेश को 0% टैरिफ देना होगा, वहीं हमें 18%। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, अगर बांग्लादेश अमेरिका से कपास खरीदता है तो उस कपास से बने हुए कपड़ों पर सिर्फ 0% देना होगा, बाकी पर उसे 19% देना होगा। बांग्लादेश कितने रुपए की कपास अमेरिका से खरीदता है? ये नंबर है 300 बिलियन के आसपास और हम खरीदते हैं 200 बिलियन। लेकिन एक शर्त है, अगर बांग्लादेश अमेरिका से कपास खरीदता है तो उसे कपास से बने कपड़ों पर 0% टैक्स देना होगा, बाकी पे 19%। बांग्लादेश कितने रुपए की कपास अमेरिका से खरीदता है, हम कितना रुपए का खरीदते हैं? हालांकि पूरी दुनिया में 5.9 मैट्रिक टन कपास हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है, हम नंबर 1 पे हैं अभी। उसके बावजूद भी हम $200 मिलियन का कपास अमेरिका से खरीदते हैं। वहीं ये नंबर बांग्लादेश के केस में 250 से 300 मिलियन तक पहुंच जाता है। तो जो 200 मिलियन का कपास हमारे पास आ रहा है उस पे बांग्लादेश को एडवांटेज तो है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इसका असर पड़ेगा। इसके समाधान क्या हो सकते हैं? क्या अमेरिका अपनी मनमानी करता रहेगा या दुनिया भर में जो भी व्यापार होगा उसको मॉनिटर करने वाली संस्था है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई देश अपनी बाध्यता से अधिक शुल्क लगाता है तो GSTT 1994 के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन है। WTO का कोई भी मेंबर बाध्यता से अधिक शुल्क लगा सकता है? तो आंसर है हाँ, लेकिन GSTT के अनुच्छेद 28 के तहत प्रभावी देशों से बातचीत करना होगा या राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों या आपातकालीन प्रावधानों को लागू करके धारा 232 के तहत लगा सकते हैं। WTO ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन अमेरिका ने यह तर्क देते हुए WTO के फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया कि उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को निर्धारित करने का संप्रभु अधिकार है। अब अमेरिका के उस खबर पे आते हैं जब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया। This is one of the most significant cases that the justices have decided in recent years. Here, the Supreme Court ruling that President Trump's use of these emergency tariffs that he has implemented are illegal. It's the most significant economic case to reach the High Court in years, sweeping implications for the... वहां की कुछ कंपनियों और 12 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में मामला दायर किया था। कोर्ट के 9 जजों ने 6-3 से फैसला सुनाया। जो 6 जज हैं वो भी ट्रंप की पार्टी ने ही उन्हें नियुक्त किए थे। हालांकि वहां पे जजों की नियुक्ति पार्टियों के द्वारा हो सकती है। जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने आपातकालीन कानून का गलत इस्तेमाल किया है और अपने अधिकारों से आगे बढ़कर टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका संविधान के अनुसार टैरिफ और टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है,
कांग्रेस वहां की संसद को कहते हैं। ट्रंप अमेरिका के एक कानून IEEPA के तहत टैरिफ लगाए थे। ट्रंप ने टैरिफ से अब तक करीब 175 बिलियन डॉलर रुपए कमा लिए। सवाल है कि क्या ये पैसा वापस करेंगे? तो ट्रंप ने कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद ही मना कर दिया कि ये वापस नहीं करेंगे और 14 दिसंबर के बाद सरकार ने टैक्स का कोई आधिकारिक डेटा भी नहीं दिया। कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद ट्रंप वापस आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि यह जज डेमोक्रेटिक पार्टी की मानसिकता वाले हैं और मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूं। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. The good news is that there are methods, practices, statutes, and authorities as recognized by the entire court in this terrible decision, and also is recognized by Congress, which they refer to. अब सवाल है कि क्या भारत पे 18% टैरिफ लगेगा या कोर्ट के फैसले के बाद 0%? जब टैरिफ नहीं था तो भारत को 3.5% अमेरिका को टैक्स देना पड़ता था और ट्रंप ने जो नया टैक्स लागू किया है वो है 10%। तो हो सकता है कि भारत को कुल मिला के 13.5% तक टैक्स लग सकता है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। क्या कोई कोर्ट आगे भी इसके ऊपर कोई सुनवाई करती है या कोई निर्णय देती है, ये देखने वाली बात होगी। भारत अमेरिका के इस ट्रेड डील में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।